स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरिज्म को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने व्यवहारवादी उपागम और व्यवहारवाद क्या है, उसके मुख्य लक्षण, उसकी प्रमुख मान्यताओं, उसकी आलोचना और उसकी उपयोगिता की चर्चा की। व्यवहारवाद में जो कमियां थी, जो उसकी सीमाएं थीं, उन सीमाओं को दूर करने का प्रयास जो स्वयं व्यवहारवादियों ने किया, उसी के परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का आगमन हुआ। उत्तर व्यवहारवाद परंपरागत मूल्य आधारित अध्ययन तथा आनुभविक व्यवहारवादी अध्ययन के मध्य एक समन्वय का आग्रह करता है। 20वीं शताब्दी के छठे दशक तक व्यवहारवादी उपागम अत्यंत लोकप्रिय हुआ तथा इस उपागम के माध्यम से अनेक वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण भी किया गया। स्वयं व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की सीमाओं को समझते हुए अपने उपागम में सुधार करने के उद्देश्य से जो परिवर्तन किए, वही आगे चलकर उत्तर व्यवहारवाद कहलाया। व्यवहारवादी उपागम में सिद्धांत निर्माण के समय में विश्व में अनेक सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। शीत युद्ध, परमाणु खतरे, सुरक्षा, शक्ति संतुलन के मुद्दे, अनेक देशों में गृह युद्ध की स्थितियां, सर्वाधिकारवादी प्रवृत्तियों का उदय, सामाजिक आर्थिक विषमता जैसी अनेक समस्याओं के समाधान में व्यवहारवादी उपागम भी सफल नहीं हो पाया। हमारे विषय के अध्ययन में विषय सामग्री पर तकनीक हावी होती चली गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि तकनीक का अत्यंत प्रयोग किया जाने लगा। उत्तर व्यवहारवाद ने तथ्यों के साथ शाश्वत मूल्यों के समन्वय की समय की आवश्यकता को स्वीकार किया तथा विषय की वैज्ञानिकता को बनाए रखने के साथ साथ उसकी प्रासंगिकता बनाने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद को हम एक सुधारवादी आंदोलन, एक रिफॉर्मेटिव या एक करेक्टिव मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसने कि मूल्य तथ्य के समन्वय को स्वीकार किया। परंतु हम ये ध्यान रखें कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद से भिन्न है। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के शास्त्रीय सिद्धांत मानव व्यवहार के नियमन या उससे संबंधित जो व्यवहारवाद का आग्रह है, उसको स्वीकार नहीं करता है। परंतु उत्तर व्यवहारवाद मनुष्य के व्यवहार की नियमितताओं और वैज्ञानिक आनुभविक पद्धतियों को स्वीकार करते हुए व्यवहारवाद की जो सीमाएं हैं, उनको दूर करने की दृष्टि से कुछ समन्वयकारी आग्रहों के साथ उपस्थित होता है। उत्तर व्यवहारवाद शोध की प्रासंगिकता पर बल देता है, साथ ही साथ ये कर्म को भी महत्व देता है। डेविड ईस्टन ने, जो कि व्यवहारवाद की प्रणेता हैं, स्वयं ही व्यवहारवाद की कुछ मान्यताओं पर प्रहार किया तथा ये स्वीकार किया कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के आग्रह में वास्तविक सामाजिक समस्याओं और यथार्थ से दूर हो गया है। हमें अपने विषय को पुनः समाजोपयोगी दृष्टि से देखना होगा। व्यवहारवादियों ने इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद नाम से इस एक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया। यदि हम उसके कारणों की ओर दृष्टि डालें कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, तो हम पाएंगे कि उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों में पहला है कि व्यवहारवादियों के प्रयास अपर्याप्त एवं अपूर्ण से माने गए। व्यवहारवादियों ने स्वयं ही महसूस कर लिया कि जिस प्रकार के आग्रह से वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार के आग्रह के साथ वो शोध और अनुसंधान कर रहे हैं, उससे उत्तर
उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, प्राकृतिक विज्ञानों के कठोर धरातल पर समाज विज्ञान संपूर्ण उपयोगी नतीजे नहीं दे सकता। यदि हम राजनीति विज्ञान जैसे समाज विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के कठोर धरातल पर रखेंगे और उसी प्रकार से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो नतीजे नहीं मिलेंगे जो कि हम चाहते हैं। मूल्यों को पूरी तरह नकारना भी उचित नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद में इस बात को स्वीकार कर लिया गया तथा मूल्य तथ्य समन्वय पर बल दिया गया। साथ ही साथ प्रचलित राजनीतिक समस्याओं के समाधान में व्यवहारवाद खरा नहीं उतर रहा है, इस बात को स्वयं व्यवहारवादियों ने स्वीकार कर लिया तथा एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में उत्तर व्यवहारवाद को स्थापित करने का प्रयास किया। अब हम उत्तर व्यवहारवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ये जो मान्यताएं हैं, उनकी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, उत्तर व्यवहारवादियों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु स्थापित किए, कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं हमारे समक्ष प्रस्तुत की। उनमें पहली है प्रविधि से पूर्व सार, सब्सटेंस बिफोर टेक्निक। व्यवहारवाद में तकनीक पर अत्यधिक बल दिया गया था, परंतु उत्तर व्यवहारवाद ने तकनीक से पहले विषय वस्तु, विषय सामग्री अर्थात सार को महत्व देने पर बल दिया। उनका कहना था कि यदि हमें अपने विषय को अधिक सार्थक और उपयोगी बनाना है तो हमें तकनीक पर अत्यधिक बल न देना है, वरन हमारी प्राथमिकता जो है वो हमारी विषय सामग्री, विषय वस्तु होनी चाहिए। दूसरा, उत्तर व्यवहारवाद ने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया, एम्फेसिस ऑन सोशल चेंज। हम बात कर रहे थे कि हमारे समाज में जो सामाजिक आर्थिक विषमता थी उसने मनुष्य के जीवन को दुष्कर कर रखा था। मनुष्य के जीवन को सुगम बनाने के लिए, उसकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए राजनीति विज्ञान विषय की जो भूमिका होनी चाहिए उसको सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि हम इस प्रकार का शोध और अनुसंधान करें जिससे कि समाज में परिवर्तन आसानी से लाया जा सके, न कि हम इस प्रकार के आंकड़ों और डेटा एनालिसिस और उसके विश्लेषण में लगे रहें जिससे कि वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण तो हो जाए परंतु वो सामाजिक परिवर्तन में किसी प्रकार अपना योगदान नहीं दे पाए। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने यह भी एक सुधारवादी कदम उठाते हुए सामाजिक परिवर्तन पर बल देने वाले अध्ययन करने का आह्वान किया। तीसरा, उत्तर व्यवहारवादियों ने समस्याओं के निदान की आवश्यकता, टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स एंड क्राइसिस पर भी बल दिया, जिससे कि स्पष्ट है कि उत्तर व्यवहारवाद ने अब केवल सिद्धांत निर्माण नहीं वरन अपने विषय को समाज से पूरी तरह जोड़कर, समाज की जो सच्चाई है उससे जोड़कर काम करने और अध्ययन करने पर बल दिया। चौथा, उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार कर लिया। इससे पहले हमने देखा कि व्यवहारवाद ने इस बात पे बल दिया था कि हमें अपने अध्ययन में मूल्यों को कतई स्थान नहीं देना चाहिए, अर्थात मूल्य निरपेक्ष या मूल्य मुक्त अध्ययन होना चाहिए। इस मूल्य निरपेक्ष और मूल्य मुक्त अध्ययन ने अनेक प्रकार की कठिनाइयों को उपस्थित कर दिया और अंततः व्यवहारवादियों ने स्वीकार कर लिया कि कुछ ऐसे शाश्वत और नैतिक मूल्य हैं जिनका नीति निर्धारण में अत्यंत महत्व होता है तथा सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य जिनके बगैर नहीं जी सकता। तो तथ्यों के साथ मूल्यों का ये जो समन्वय है यही उत्तर व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। मूल्य तथ्य समन्वय ही उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विशेषता है बुद्धिजीवियों की भूमिका, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। बुद्धिजीवी अर्थात
जो अध्ययन करता है, जो शोध करता है, जो अनुसंधान करता है, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो सिद्धांत निर्माण में प्रवृत्त हैं, उन बुद्धिजीवियों को केवल सिद्धांत निर्माण ही नहीं करना है, वरन अपनी एक भूमिका निश्चित करनी है जिससे कि समाज में उनकी ओर से व्यावहारिक योगदान दिया जा सके। क्योंकि यदि हम बंद कमरों में या पुस्तकालयों में बैठकर शोध और अनुसंधान करते रहेंगे और सिद्धांत निर्माण कर भी लेंगे, तो भी हमें अपने आप को समाज से जोड़कर समाज के प्रति अपने योगदान को सुनिश्चित अवश्य करना चाहिए। इसको उत्तर व्यवहारवादियों ने रोल ऑफ द इंटेलिजेंशिया इन सोसाइटी के नाम से पुकारा है। उनका कहना है कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो राजनीति वैज्ञानिक हैं, उन्हें मानवीय मूल्यों की रक्षा करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। इसके बाद एक मुख्य विशेषता है जिसको कि उत्तर व्यवहारवादियों ने कर्मनिष्ठ विज्ञान, एक्शन साइंस का नाम दिया है। कर्मनिष्ठ विज्ञान शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन करना। नॉलेज मस्ट बी पुट टू वर्क। जो भी सिद्धांत निर्माण किया जा रहा है, उस सिद्धांत या उस शोध का जो परिणाम सिद्धांत के रूप में हमारे समक्ष आया है, उसको अप्लाई करना, उसका क्रियान्वयन करना, जिससे कि समाज को उसका वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके। ये है कर्मनिष्ठ विज्ञान। इसको कहा है नॉलेज इम्पोजेस द ड्यूटी ऑफ एक्शन, यानी जो ज्ञान है वो हमें ड्यूटी ऑफ एक्शन, कर्म की जो हमारी एक प्रेरणा है उसकी ओर संकेत करता है। इसका तात्पर्य है कि हमें केवल सिद्धांत निर्माण में ही नहीं लगे रहना है, जिस सिद्धांत का निर्माण हुआ है उसका वास्तविक क्रियान्वयन समाज के लाभ के लिए किया जाना आवश्यक है। और एक और मुख्य विशेषता है इसकी व्यवसाय का राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द प्रोफेशन, यानी पॉलिटिकल साइंस मस्ट बी पॉलिटिसाइज्ड। इसका तात्पर्य यह है कि हमें बहुत सावधानी पूर्वक अपने विषय, अपनी विषय वस्तु का प्रयोग करना तथा राजनीति विज्ञान में एक प्रोफेशनल की भांति एक काम करना, जिससे कि हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं, जो भी शोध निर्माण कर रहे हैं, वो हमारे विषय के लिए उपयोगी हो, वो समाज के लिए उपयोगी हो। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जानने का अर्थ अर्थात उत्तरदायित्व हाथ में लेना तथा कार्यरत होना, पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। मनन विज्ञान को कर्म विज्ञान बनाना, यह आग्रह उत्तर व्यवहारवाद का। मनन विज्ञान चिंतन की जो शैली, चिंतन का जो विज्ञान था, उसको कर्म विज्ञान में परिवर्तित कर देना। 70 के दशक में व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादियों में समन्वय की स्थिति बनने लगी और हम देखते हैं कि ये जो व्यवहारवाद में जो सुधार करते हुए कुछ विशेषताओं को जोड़ा गया, यही उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन कहलाया। और इसने जो सबसे प्रमुख योगदान दिया वो ये कि व्यवहारवादी उपागम के माध्यम से अध्ययन में जो व्यावहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित होने लगी थी, जिसकी वजह से हम राजनीति विज्ञान जैसे संवेदनशील समाज विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के कठोर धरातल की ओर ले जाने की कोशिश में समाज से दूर होते चले जा रहे थे, इसका निदान हमने लाने की कोशिश की है उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद समान है? इसकी चर्चा भी हम करेंगे। दरअसल उत्तर व्यवहारवाद की जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करने का एक सुधारवादी आंदोलन है। व्यवहारवाद को वो पूरी तरह नकारता नहीं है, परंतु व्यवहारवाद में जो कुछ सीमाएं रह गई हैं
उनमें सुधार करते हुए पुनः उसी को एक नए स्वरूप में स्थापित करता है। इसलिए उसका नाम भी पोस्ट बिहेवियरिज्म अर्थात उत्तर व्यवहारवाद है। परंपरावाद इससे पूरी तरह से भिन्न है, क्योंकि परंपरावाद जो है यह शास्त्रीय जो राजनीतिक सिद्धांत है वो व्यवहारवाद में जो प्रस्थापनाएं हैं उनको मूलतः स्वीकार नहीं करता। हम देखते हैं कि पोस्ट बिहेवियरिज्म किस प्रकार से ट्रेडिशनलिज्म से अलग है। पहली बात, उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है, ये विकास है, अनुरक्षण नहीं है। दूसरा, परंपरावादी व्यवहारवाद की सार्थकता को ही अस्वीकार करता है। जो शास्त्रीय या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो व्यवहारवाद को ही पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है। वो ये भी नहीं मानता कि मनुष्य के व्यवहार में कुछ नियमितताओं को खोजा जा सकता है या मनुष्य के व्यवहार को अध्ययन की मूल इकाई बनाया जा सकता है। तो इस दृष्टि से भी परंपरावाद व्यवहारवाद से भिन्न है। तीसरी बात, उत्तर व्यवहारवादी इसे विस्तार देते हैं। उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद का विस्तार है, जबकि ट्रेडिशनलिज्म और बिहेवियरिज्म, परंपरागत राजनीति विज्ञान और उत्तर व्यवहारवाद बिल्कुल दो भिन्न प्रकृति है। उत्तर व्यवहारवाद किसी भी प्रकार से परंपरावाद का पुनरुत्थान नहीं है। हम ये ध्यान रखें कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का ही विस्तार है, परंपरावाद का पुनरुत्थान या उसकी पुनर्स्थापना कतई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को गत्यात्मक बनाना चाहता है, गतिशील बनाना चाहता है, उसको डायनामिक बनाना चाहता है, स्टैटिक नहीं बनाना चाहता। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान और उत्तर व्यवहारवाद में हम देखते हैं। अब निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का जो विश्व था उसके समक्ष जो चुनौतियां थी, समाज में जो विषमताएं थी, जो आर्थिक विषमता थी या और भी प्रकार की मानवीय समस्याएं थी, उन सब चुनौतियों और समस्याओं, तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए, समाज की गत्यात्मकता को बनाए रखने के लिए और अपने अध्ययन को, अपने अनुसंधान को समाजोपयोगी और सार्थक बनाने के लिए, और जो ज्ञान प्राप्त हमें हो रहा है, जो नतीजे हम निकाल रहे हैं, उन नतीजों को, उस ज्ञान को क्रियान्वित करने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए, उसका प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद आग्रह कर रहा था। और हम देखते हैं कि एक स्थिति के बाद, कुछ प्रारंभिक संघर्ष की स्थिति के बाद ये स्थिति आ गई। लगभग 20वीं शताब्दी का जो 7वां दशक है, तब तक आते आते उत्तर व्यवहारवाद जो है वो एक स्वीकृति प्राप्त कर लेता है और राजनीति विज्ञान में राजनीतिक अनुसंधान, शोध एक नई दिशा को प्राप्त करता है, जो न सिर्फ हमारे विषय को वैज्ञानिकता प्रदान करता है, साथ ही साथ सार्थकता और उपयोगिता प्रदान करने की भी कोशिश करता है।